स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे आपको। एक्टिव से पैसिव वॉइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासों से। हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा इसको और अब फर्स्ट ईयर इंटर, इसके बाद इसका बहुत प्रयोग भी है। जितने कंपटीशन है रेलवे के, बैंकिंग के या फोर्स जहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट होता है, वहाँ पर ही आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत मिलेंगे और बहुतायत में मिलेंगे और अलग अलग रूपों में मिलेंगे। तो हमें एक्टिव पैसिव अगर हम पहले से जानते हैं अच्छी तरह से तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप फिर से देख लीजिए एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। सब लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस जो होता है इसको हम कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं, यानी इसमें सब्जेक्ट के अनुसार ही सब कुछ रहता है। सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इसको जब हम बनाते हैं तो इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट होता है पहले और फिर वर्ब होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें कर्ता ही कार्य करता है, यानी जो कर्ता ही मुख्य होता है, उसी के अनुसार हमें क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। अब जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ तो जब इसको बनाएंगे तो क्या बना देंगे, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब हमें कहा जाए इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हिंदी में क्या कहेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे और इसको हिंदी में पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करें तो क्या बनाएंगे, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस की भाषा में बोलेंगे तो बनेगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो हम इसी को फिर हम इंग्लिश में बना देंगे। अब कैसे बना देंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। अब ये किस तरह बनेगा ये हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस है क्या चीज़। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाचक वाक्य। कर्तावाचक का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दो काम हमने किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो भी क्रिया है पैसिव वॉइस में, इसको मैं ध्यान रखना, चाहे वो आईएनजी लगा हो या फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो यानी पैसिव वॉइस में केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो ये तीन हमारे पास थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने तीन को अपने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो हम एक बात और देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आई करता है तो उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो मी बन जाएगा। इसको क्या बन जाएगा, मी। और जब मी को सब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई बन जाएगा। इसी प्रकार जब वी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, अस। इसका यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। इसी प्रकार ही है तो ही का हिम करेंगे। सी है तो सी का हम हर कर देंगे और इट है तो हम इट का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो बदलने वाले हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपके पास हैं, इनको हम केवल बदलेंगे। यानी अगर आई आया हुआ सब्जेक्ट रूप में तो मी हो जाएगा, अगर मी आया हुआ है ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। वी का अस कर देंगे, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट बना रहेगा। और जब इधर से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे तो मी को आई करेंगे, अस को वी करेंगे, यू को वी करेंगे, यू को यू करेंगे, हिम को ही और हर को सी और इट को इट बना रहेगा। तो ये परिवर्तन हो गया। क्रिया हमने बता दिया है, चाहे जिस रूप में हो, आईएनजी लगा हो या सेकेंड फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, वहाँ पर पैसिव वॉइस में आने के बाद वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के पहले हम यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई, जिसका हिंदी में अर्थ होता है द्वारा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कभी भी क्रिया का थर्ड फॉर्म अगर क्रिया के रूप में है तो उसका प्रयोग बिना सहायक क्रिया के नहीं होता है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, और ये जुड़ गया। अब यहाँ पर जो स्थान खाली, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट के अलावा कोई शब्द है तो वहाँ पर हम वर्ब के बाद लगा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं अन्य। इस तरह से तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अगर अदर कुछ है तो लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बाई लगा देंगे और आई को यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट रूप में रख देंगे और हमारा वाक्य पैसिव वॉइस बन जाएगा।
तो ये पैसिव वॉइस बनाने का जो ऐसा नियम है जो हमें आसानी से याद हो जाएगा, यानी बिल्कुल आसान तरीका है। पहले तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, वर्ब में एक्टिव वॉइस जो दिया गया है उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना तो हम सबसे पहले उसकी वर्ब देखें, यानी जो वर्ब है उसको देखें। वर्ब के बाद उसी के अनुसार जो कार्य कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए वर्ब है राइट, तो राइट क्या करेगा, लेटर करेगा, पोएम करेगा, या बुक करेगा, या कॉपी करेगा, यानी क्या लिखेगा, पत्र वगैरह लिखेगा। तो हमारी राइट है तो उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेटर होगा, या बुक होगी, या लिखने वाली सामग्री होगी। इसके बाद जैसे मान लीजिए और कोई है, रीड है, रीड भी इसी तरह से किताब, कहानी या जो भी है वो लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कुक है, कुक माने भोजन पकाना, यानी कि भोजन पकेगा या कोई चीज़ पकाने वाली चीज़ है। अब ये अगर इसमें और कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसको उसमें भोजन या जो भी चीज़ दी गई है उसी का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट रूम में। तो हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट पहले तो पहचानेंगे, उसके लिए क्रिया देख लीजिए, क्रिया को देख करके ऑब्जेक्ट हमारा मिल जाएगा और उसको हम कर्ता बना देंगे। कर्ता के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मी, हिम, अस वगैरह हैं, इनको सब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी निर्जीव, उनको आप उसी तरह प्रयोग करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या हुआ पैसिव वॉइस में, नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। दूसरा नियम हमने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। तीसरा नियम यह है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और चौथा नियम है कि क्रिया और मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करेंगे। यानी और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, वो हर टेंस की अलग अलग सहायक क्रिया होती है, उसका हम प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। अब यहाँ पर इतना तो हो गया, बेसिक चीज़ हमें पता चल गई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। अब इसके बाद हम जैसे मान लीजिए हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जितने टेंस हैं हर टेंस की अलग अलग होगी। अब देखिए पहला टेंस हम समझाते हैं आज आपको। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये पहला टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारे पास बड़ी समस्या ये है कि हम इसको पहचानें कैसे। हिंदी में तो सबको पता है कि ता है, ती है, बिल्कुल रटा हुआ है सबको। लेकिन अब यहाँ पर इंग्लिश में जब वाक्य मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे वहाँ पर। तो पहचान इसकी क्या है, सबसे पहले वर्ब देखेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है या वर्ब में यस या ईएस लगी हुई है तो दो पहचान हो गई क्रिया से। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में यस एस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। इसके अलावा डू डज का प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग भी होगा। तो ये हमारी पहचान हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिया हमने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या डू डज लगा है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की जो पहचान सहायक क्रिया कौन सी है, इज, एम और आर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कौन सी, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर लग गया हमारा, हमको पता चल गया सहायक क्रिया। इज का प्रयोग ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता यानी यू वी दे के साथ करेंगे। अब इसके बाद देखिए अब हम बनाएंगे जब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे हमारी और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर, अन्य कुछ है तो लगा दीजिए, फिर बाय लगा दीजिए और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो ये हमारा नियम हो गया। अब एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे सी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। अब जैसे ये वाक्य हमारा सी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर है, क्योंकि राइट क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर हो गया। अब इसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज। तो ए लेटर इज रिटन, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर अन्य में जोड़ देंगे टू हर फादर,
फिर बाई लगा दिया और इसके बाद सी का हर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। यानी साधारण वाक्य जो बनेगा, सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, थर्ड फॉर्म, फिर अदर है कुछ तो लगा दिया, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए अगर वाक्य में डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ है, डू नॉट या डज नॉट निगेटिव सेंटेंस है, डू या डज नॉट निगेटिव सेंटेंस हो गया, तब हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स। अब जैसे वाक्य है ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स, तो हम इसको उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, तो हिज टीचर्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, टीचर्स बहुवचन है तो आर लग जाएगा, फिर नॉट लगा दिया क्योंकि डू नॉट डज नॉट का प्रयोग है, डज नॉट, फिर ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, फिर बाय और ही का हिम। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया अगर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग है तो। इसी प्रकार मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको पता है कि दो प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए डू या डज स्टार्ट में लगा हुआ है, शुरुआत है डू डज से, अगर डू डज से शुरू हो रहा है वाक्य, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर देंगे। जैसे वाक्य उसी तरह से बना देंगे, इज एम आर का प्रयोग शुरुआत में कर देंगे। जैसे डज माई फादर टीच मी डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, डज माई फादर टीच मी। तो अब यहाँ पर डज है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, मी को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, आई, और आई के अनुसार सहायक क्रिया एम, तो एम आई, टीच का टॉट थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय माई फादर और फिर डेली, ये बन गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लगा है, जैसे व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग गया तो अब हम फिर उसी तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, इसके बाद क्रिकेट के अनुसार सहायक क्रिया आ जाएगी इज, व्हेन इज क्रिकेट, फिर प्लेड आ जाएगा, फिर बाय, फिर दे का देम। इस तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर देंगे और इसके बाद सहायक क्रिया लगाते हुए वाक्य कंप्लीट करेंगे। अब एक और देखिए, कुछ शब्द और हैं, जैसे हु लगा हुआ है, जैसे हु टीचेज यू। अब जैसे ये है हु टीचेज यू है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हु को हटा करके बाय हुम का प्रयोग कर देंगे। बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर, फिर यू और फिर टॉट, बाय हुम आर यू टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पर हु है तो वहाँ पर बाय हुम का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हुम ही लगा हुआ है, हुम डू यू टीच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको फिर पलटा देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन की है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हु स्टार्ट, फिर बाय लगा देंगे और फिर यू लगा दिया और ये बन गया। तो जहाँ पर हु है वहाँ पर बाय हुम का प्रयोग करेंगे, हु के पहले बाय लग जाता है, और अगर हुम लगा हुआ है तो हुम को हटा करके हु का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पहला टेंस का पैसिव वॉइस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगले टेंस के बारे में फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा।